पाठ 7 रामानुजन श्रीनिवासन। अति सामान्य परिवार व सामान्य परिवेश में पले बढ़े रामानुजन ने पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर भारत को अपूर्व गौरव प्रदान किया। वे एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। उन्होंने आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे प्राचीन गणितज्ञों की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। रामानुजन को गणित का कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा से विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में अपूर्व योगदान दिया। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयंबटूर के ईरोड नामक गांव में हुआ था। वे पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी माता का नाम कोमलताम्मल और इनके पिता का नाम श्रीनिवासन अयंगर था। इनका बचपन मुख्यतः कुंभकोणम में बीता था। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। ये 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। इतनी बड़ी आयु तक जब रामानुजन ने बोलना आरंभ नहीं किया तो सबको चिंता हुई कि कहीं ये गूंगे तो नहीं है। बाद के वर्षों में जब उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया और 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, आगे की शिक्षा के लिए वे टाउन हाई स्कूल पहुंचे। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। उनके प्रश्न अध्यापकों को कभी कभी बहुत अटपटे लगते थे, जैसे कि संसार में पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी होती है। रामानुजन का व्यवहार बड़ा ही मधुर था। सामान्य से कुछ अधिक स्थूल शरीर और जिज्ञासा से चमकती आंखें इन्हें एक अलग ही पहचान देती थीं। इनके सहपाठियों के अनुसार इनका व्यवहार इतना सौम्य था कि कोई इनसे नाराज हो ही नहीं सकता था। विद्यालय में इनकी प्रतिभा ने दूसरे विद्यार्थियों और शिक्षकों पर छाप छोड़ना आरंभ कर दिया। इन्होंने स्कूल के समय में ही कॉलेज के स्तर के गणित को पढ़ लिया था। एक बार इनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने यह भी कहा था कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के मापदंड रामानुजन के लिए लागू नहीं होते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण रामानुजन को छात्रवृत्ति मिली और आगे कॉलेज की शिक्षा के लिए प्रवेश भी मिला। रामानुजन पर गणित का भूत सवार था। वे दूसरे विषयों पर ध्यान ही नहीं देते थे। यहां तक कि वे इतिहास, जीव विज्ञान की कक्षाओं में भी गणित के प्रश्नों को हल किया करते थे। नतीजा यह हुआ कि 11वीं कक्षा की परीक्षा में वे गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए और परिणाम स्वरूप उनको छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई। एक तो घर की आर्थिक स्थिति खराब और ऊपर से छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही थी। रामानुजन के लिए यह बहुत ही कठिन समय था। घर की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने गणित की ट्यूशन तथा बही खाते का काम भी किया। कुछ समय बाद 1907 में रामानुजन ने फिर से 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी और अनुत्तीर्ण हो गए और इसी के साथ इनकी पारंपरिक शिक्षा की इतिश्री हो गई। विद्यालय छोड़ने के बाद 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत हताशा से भरा था। भारत इस समय परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास ना कोई नौकरी थी और ना ही किसी संस्थान अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति अगाध श्रद्धा ने उन्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित किया। नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थीं। उनके प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें कहीं रुकने नहीं दिया और इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी गणित के अपने शोध को पूरा करने के लिए उन्होंने कमर कस ली। इस समय रामानुजन को ट्यूशन से कुल 5 रुपए मासिक मिलते थे और इसी से गुजारा होता था। रामानुजन का यह जीवन काल बहुत कष्ट और दुख से भरा था। इन्हें हमेशा अपने भरण पोषण के लिए और अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए हाथ पैर मारने पड़े।
सन 1908 में इनके माता पिता ने इनका विवाह जानकी नामक कन्या से कर दिया। वे नौकरी की तलाश में मद्रास आए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिली और उनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह गिर गया। अब डॉक्टर की सलाह पर इन्हें वापस अपने घर कुंभकोणम लौटना पड़ा। बीमारी से ठीक होने के बाद वे वापस मद्रास आए और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये जब भी किसी से मिलते थे तो उसे अपना एक रजिस्टर दिखाते थे। इस रजिस्टर में इनके द्वारा गणित में किए गए सारे कार्य होते थे। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के प्रतिष्ठित विद्वान थे। यहां पर श्री अय्यर ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और जिलाधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध भी कर दिया। इस वृत्ति पर रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया। शोध पत्र का शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण और यह शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। यहां 1 साल पूरा होने पर इन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की। यहां पर रामानुजन रात भर जागकर गणित के नए सूत्र लिखा करते थे और फिर थोड़ी देर तक आराम करके फिर दफ्तर के लिए निकल जाते थे। रामानुजन गणित के शोधों को स्लेट पर लिखते थे और बाद में उन्हें एक रजिस्टर में लिख लेते थे। रात को रामानुजन के स्लेट और खड़िए की आवाज के कारण परिवार के अन्य सदस्यों की नींद चौपट हो जाती थी। इस समय भारतीय और पश्चिमी रहन सहन के बीच एक बड़ी खाई थी और इस वजह से सामान्यतः भारतीयों को अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करने में बहुत संकोच होता था। इधर स्थिति कुछ ऐसी थी कि बिना किसी अंग्रेज गणितज्ञ की सहायता के लिए शोध कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इस समय रामानुजन के शुभ चिंतक इनके काम आए और इन लोगों ने रामानुजन द्वारा किए गए कार्यों को लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा, पर यहां इन्हें कुछ विशेष सहायता नहीं मिली। लेकिन एक लाभ यह हुआ कि लोग रामानुजन को जान। इसी समय रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए तो उनका ध्यान लंदन के ही प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे। वे अपने सख्त स्वभाव और अनुशासन प्रियता के कारण जाने जाते थे। प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्य को पढ़ने के बाद रामानुजन ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर खोज निकाला है। अब रामानुजन का प्रोफेसर हार्डी से पत्र व्यवहार आरंभ हुआ। अब यहां से रामानुजन के जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ जिसमें प्रोफेसर हार्डी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस तरह से एक जौहरी हीरे की पहचान करता है और उसे तराश कर चमका देता है, रामानुजन के जीवन में वैसा ही कुछ स्थान प्रोफेसर हार्डी का है। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुजन की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक रहे। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की मित्रता ने एक दूसरे के लिए पूरक का काम किया। प्रोफेसर हार्डी ने उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आंका था। अधिकांश गणितज्ञों को उन्होंने 100 में 35 अंक दिए और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 60 अंक दिए, लेकिन उन्होंने रामानुजन को 100 में पूरे 100 अंक दिए थे। आरंभ में रामानुजन ने जब अपने शोध कार्य को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा तो उन्हें भी पूरा समझ में नहीं आया। जब उन्होंने अपने मित्र गणितज्ञों से सलाह ली तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व हैं। इनके द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझने और उसमें आगे शोध के लिए उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। अतः उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया। कुछ व्यक्तिगत कारणों और धन की कमी के कारण रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के कैम्ब्रिज के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। प्रोफेसर हार्डी को इससे निराशा हुई। इसी समय रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय में शोध वृत्ति मिल गई थी। इससे उनका जीवन कुछ सरल हो गया और उनको शोध कार्य के लिए पूरा समय भी मिलने लगा था।
इसी बीच एक लंबे पत्र व्यवहार के बाद धीरे धीरे प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए सहमत कर लिया। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से रामानुजन को कैम्ब्रिज जाने के लिए आर्थिक सहायता भी मिल गई। रामानुजन ने इंग्लैंड जाने के पहले गणित के करीब 3000 से भी अधिक नए सूत्रों को अपनी नोटबुक में लिखा था। रामानुजन ने लंदन की धरती पर कदम रखा। यहां प्रोफेसर हार्डी ने उनकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाया। इंग्लैंड में रामानुजन को बस थोड़ी परेशानी थी और इसका कारण था उनका शर्मीला, शांत स्वभाव और शुद्ध सात्विक जीवनचर्या। अपने पूरे इंग्लैंड प्रवास में वे अधिकांशतः अपना भोजन स्वयं बनाते थे। लंदन के तड़क भड़क से भरे वातावरण में भी वे सरल व सादगी भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। अपने एक विशेष शोध के कारण इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि भी मिली, लेकिन वहां की जलवायु और रहन सहन की शैली उनके अधिक अनुकूल नहीं थी और उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। डॉक्टरों ने इसे क्षय रोग बताया। उस समय क्षय रोग की कोई दवा नहीं होती थी और रोगी को सेनेटोरियम में रहना पड़ता था। रामानुजन को भी कुछ दिनों तक वहां रहना पड़ा। वहां इस समय भी ये गणित के सूत्रों में नई नई कल्पनाएं किया करते थे। इसके बाद वहां रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था, तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ है। पूरे भारत में इनके शुभ चिंतकों ने उत्सव मनाया और सभाएं की। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद यहां ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी बने। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छी जगह पर जा रहा है, लेकिन रामानुजन का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और अंत में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें वापस स्वदेश लौटना पड़ा। भारत आने पर इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय की प्राध्यापक की नौकरी मिल गई। रामानुजन अध्यापन और शोध कार्य में पुनः रम गए। भारत लौटने पर भी स्वास्थ्य ने इनका साथ नहीं दिया। हालत गंभीर होती जा रही थी। इस बीमारी की दशा में भी इन्होंने मॉक थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। रामानुजन का बिगड़ता स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का विषय बन गया और यहां तक कि अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। अंत में रामानुजन के विदा की घड़ी आ गई। 26 अप्रैल 1920 के प्रातः काल में वे अचेत हो गए और दोपहर होते होते उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस समय रामानुजन की आयु मात्र 33 वर्ष थी। इनका असमय निधन गणित जगत के लिए अपूर्णीय क्षति था। हाल ही में रामानुजन के गणित सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना भी की गई। जन्मजात प्रतिभा के धनी रामानुजन पर भारतवासियों को सदैव गर्व रहेगा। शब्द निधि। परिवेश, वातावरण, माहौल। आश्चर्यचकित, हैरान, अपूर्व, जो पहले न हुआ हो। विलक्षण, अद्भुत। सूत्रपात, आरंभ। क्षति, नुकसान। अपूर्णीय, जिसे पूरा न किया जा सके। सौम्य, सरल। छात्रवृत्ति, वजीफा, किसी विद्यार्थी को पढ़ाई के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। अनुत्तीर्ण, असफल। इतिश्री, समाप्ति। हताश, निराश। परतंत्रता, गुलामी। शोध, नई नई खोज। मासिक, मास में एक बार। याचना, विनती। संकोच, हिचकिचाहट। दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त होने वाले। क्षय रोग, टीबी। श्रुत लेखन या उच्चारण अभ्यास। परिवेश, गणितज्ञों। प्रशिक्षण, विश्लेषण। रजिस्टर, छात्रवृत्ति। प्रकाशित, पश्चिमी, सख्त। स्वभाव, अनुत्तरित। सूत्रपात, दुर्लभ। आमंत्रित, स्वास्थ्य।